हेलो दोस्तों। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा कि मिया तलवारबाजी कंपटीशन में जाने के लिए मना कर देती है क्योंकि उसे डर है कि इतने बड़े इवेंट में एम्परर किनेस भी आएगा और अगर उसने मुझे देख लिया तो पक्का वो मुझे पहचान जाएगा और मुझे पकड़ लेगा। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में मिया कॉरिडोर में घूमते हुए मन ही मन सोच रही होती है कि आयशा बहुत परेशान लग रही थी। उसने बताया कि कंपटीशन अब से 2 दिन बाद है, तो शायद कल भी वे प्रैक्टिस करेंगे। तो क्या मुझे उनका उत्साह बढ़ाने के लिए उनके लिए कुछ जूस बनाना चाहिए? हाँ, ये तो एक अच्छा आइडिया है। ऐसा सोचते हुए मिया डायरेक्ट किचन में पहुंच जाती है। मिया को किचन में देख शेफ कहते हैं, क्या ये वही चीज है जो आपने उस दिन बनाया था जिसको लेकर आप पिकनिक गए थे? मुझे उसका स्वाद बहुत बढ़िया लगा था। मिया कहती है, क्या आपको लगता है कि आयशा को वो जूस पसंद आएगा? क्योंकि दरअसल उस दिन चीजें मेरी प्लानिंग के हिसाब से नहीं हुई, इसी कारण वो कोई चख भी नहीं पाया। वेल गाइस, आप लोगों को याद तो है ना, जूस राखा के सर पर गिर गया था और हालत बहुत खराब हो गई थी हमारी मिया की। वेल शेफ कहता है, बिल्कुल, गाजर का स्वाद कमजोर है और सेब का स्वाद तेज, इसीलिए मुझे यकीन है कि ये यंग लेडी को बहुत पसंद आएगा। सचमुच ये बहुत ही अद्भुत है। मिया हंसते हुए कहती है, ओह धन्यवाद। तभी वहाँ पर राखा आ जाता है और कहता है, तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो? साथ ही राखा मन ही मन कहता है, मेड्स ने मुझे किचन में जाने के लिए कहा तो मैं सोच में पड़ गया कि क्या हो रहा है। वैसे इसके चेहरे के भाव तो देखो, ये इतनी एक्साइटेड मुझे आज से पहले कभी नहीं दिखी। मिया भी कहती है, योर हाइनेस आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सभी लोग शॉक होते हैं कि हाँ, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। राखा अंदर आ जाता है और ठीक मिया के सामने खड़े होते हुए कहता है, तुम यहाँ पर क्यों हो और क्या कर रही हो? मिया कहती है, मैं कल से आयशा को सब्जियों का जूस देने वाली हूँ, तो बस वही बनाने के लिए आई थी। मैंने यहाँ सभी लोगों से विनती की है कि वे मुझे स्वयं का काम स्वयं ही करने दें। यहाँ किसी ने भी कुछ भी गलत नहीं किया है। ये सब सुन राखा मन ही मन कहता है, क्या ये एक ऐसी इंसान है जो कि हर काम में बड़ी मेहनत करती है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि उसे आयशा की बहुत परवाह है। हर कोई हमेशा जुड़वा बच्चों से बचना चाहता है, लेकिन इसके बाद तो राखा कहता है, तुम्हें सचमुच बच्चों की देखभाल करने के लिए इतना आगे जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस एक दाई के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करना है। मिया शर्माते हुए कहती है, हाँ लेकिन आयशा आज पूरे दिन बहुत उदास थी, इसीलिए मैं ये करना चाहती हूँ, भले ही ये मेरे काम का हिस्सा नहीं है। राखा कहता है, क्या ये तुम खुद करना चाहती हो? मिया भी कह देती है कि हाँ, लेकिन वो मन ही मन सोचती है कि ये अचानक इतना चुप क्यों हो गया। चलो कोई बात नहीं, मैं ही फटाफट काम करके किचन से निकल जाती हूँ, इससे पहले कि ये मुझे बाहर निकाल दे। उसके बाद तो मिया फटाफट काम करने लगती है और कहती है, मुझे एक और जूस की बोतल दो। शेफ बोतल देते हुए कहते हैं, ओ यहाँ है मिस। मेज पर बहुत सारी चीजें थी, इसीलिए मैंने इसे वहीं रख दिया। मिया कहती है, ओ बहुत बहुत धन्यवाद शेफ, मैं सचमुच आपको कुछ और नहीं दे सकती, इसीलिए क्या आप ये बचा हुआ जूस लेना चाहेंगे? शेफ खुशी से हंसते हुए कहते हैं, अरे वाह, ये तो और भी अमेजिंग होगा। मिया शेफ को वो जूस दे ही रही होती है कि राखा बीच में ले लेता है और कहता है, इसे मैं लूंगा। उसके बाद तो राखा वो पूरा जूस पी लेता है और ये सारे के सारे अवाक रह जाते हैं। पीने के बाद राखा कहता है, ये इतना खराब भी नहीं है। उसके बाद तो वो उन सभी लोगों पर चिल्लाने लगता है कि क्या तुम लोग के पास कोई और काम नहीं है? सभी माफी मांगने लगते हैं और मिया मन ही मन कहती है, मैं इसे शेफ को देने जा रही थी, लेकिन उसने फिर क्यों ले लिया और अब मुझे नहीं पता कि क्यों, लेकिन वो बहुत गुस्से में लग रहा है। शायद उसे कुछ मीठा मिल जाए तो बेहतर महसूस करेगा। उसके बाद तो मिया एक दूसरा जूस ऑफर करते हुए कहती है, मैंने इसमें शहद डाला है, इसीलिए ये मीठा है। मुझे यकीन है कि तुम्हें इसे पीने के बाद बेहतर महसूस होगा। अगर तुम नहीं पियोगे तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुन राखा को तो झटका ही लग जाता है और वो मन ही मन कहता है, मैंने अभी क्या किया? मैं शायद अपना दिमाग खो बैठा हूँ। इसी के साथ वो जूस की बोतल को टेबल पर रखते हुए कहता है, इसे मेरी नजरों से दूर रखो। मिया तो हैरान रह जाती है कि क्या? राखा तो उसी तरह से वियर्ड वे में कंटिन्यू करता है कि इसे मेरी नजरों से दूर कर दो, अब मुझे जाना है। इसी के साथ वो किचन से बाहर चला जाता है। मिया हैरानी से कहती है, क्या इसका टेस्ट खराब था? लेकिन ये सब तो बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि हमारे हाइनेस आमतौर पर किसी लड़की में इतनी दिलचस्पी नहीं दिखाते। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है तलवारबाजी कंपटीशन के दिन। तलवारबाजी कंपटीशन एक बहुत बड़े अरीना में रखा गया होता है और वहाँ पर ढेर सारी पब्लिक भी आई होती है देखने के लिए।
उन्हीं के बीच हमारी मिया भी खुद को काले कपड़े से कवर करके बैठी होती है और रो रही होती है। साथ ही उसके माइंड में होता है कि कौन जानता था कि डेल्किन भी चाहेगा कि मैं उसके साथ तलवारबाजी कंपटीशन में आऊं। मैंने सोचा कि वो अपनी विश मांगना भूल गया, लेकिन उसने तो वो विश बचा कर रखी थी। लेकिन मुझे एंटिया हाउस को कम नहीं आंकना चाहिए। मैंने डेल्किन से बेहद रिक्वेस्ट की कि डेल्किन, क्या तुम इसके बदले कुछ और नहीं मांग सकते? मैं सचमुच कंपटीशन में नहीं जा सकती। लेकिन डेल्किन ने मुझसे कहा कि वो कौन था जिसने वादे को इम्पोर्टेंट बताया। मैं आपसे बेहद निराश हूँ। मौके पर चौका मारते हुए आयशा भी कहती है, क्या मीरा अपना वादा नहीं निभा रही? तो फिर मैं कल क्लास नहीं जाऊंगी। और इसी के साथ अंततः वो दोनों जीत गए और मुझे यहाँ आना पड़ गया। तभी राखा कहता है, अब से जुड़वा बच्चों से कभी भी कोई वादा मत करना। मिया भी कहती है, हाँ नहीं करूंगी। मिया आसपास के लोगों को देखते हुए मन ही मन कहती है, अगर मैं इस बारे में सोचूं तो यहाँ सुनहरे बाल और नीली आंखों वाले बहुत से लोग हैं। ये देखकर मेरी जान में जान आई। इस स्थिति में मुझे नहीं लगता कि मेरा किसी को पता चल पाएगा। ये कहते हुए मिया अपने सर पे से उस कपड़े को हटाने की ट्राई करती है, लेकिन राखा उसे रोक देता है कि अपना लबादा उतारने के बारे में सोचना भी मत। मिया कहती है, अरे मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रही थी। राखा कहता है, ओ तुम बहुत ही लापरवाह हो, तुम ऐसा ही करने वाली थी। मिया कहती है, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं बच्ची हूँ या फिर कुछ और? मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे पकड़ ले और टेम्पल घसीट ले जाए, तो मैं खुद को बचाऊंगी ही। राखा कहता है, क्या तुम्हें पता है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था, तुम टेम्पल से क्यों भागी? ये सुन मिया घबरा जाती है और मन ही मन कहती है, ओरिजिनल नॉवेल में ये बात सेकंड ब्लेसिंग के टाइम पर उजागर हुई थी। ब्लेसिंग देने से मिया का जीवन नष्ट हो जाता है। भले ही राखा इसे सीक्रेट रख सके, लेकिन फिर भी मैं इसे कैसे बता सकती हूँ? मिया को सोच में गुम देख राखा कहता है, प्रीस्ट। ये सुन मिया कहने की ट्राई करती है कि वेल, तभी अनाउंसमेंट होती है कि एम्परर किनेस आ रहे हैं। ये सुन मिया तो सहर उठती है और लोग कहने लगते हैं कि रास्ते से हट जाओ, मैं तुम्हारी वजह से आगे नहीं देख पा रहा हूँ। अरे हाँ, मैं भी पहली बार योर मैजेस्टी को देखने वाला हूँ। असल में वे सभी लोग अपनी जगह से उठ चुके होते हैं और एम्पर को देखने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। मिया भी इस मौके का फायदा उठाते हुए आगे बढ़ते हुए कहती है, ओ लगता है कि कंपटीशन शुरू होने वाला है। इसी के साथ वो भी आगे आकर खड़ी हो जाती है, जहाँ पर वे लोग तो अभी भी बहस कर रहे होते हैं कि धक्का मत दो। दूसरा कहता है, अरे मैंने तुम्हें धक्का नहीं दिया, तुम खुद ही आगे बढ़ गए। अब उन लंबे लोगों की वजह से हमारी मिया को तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है कि आगे क्या हो रहा है, इसीलिए वो थोड़ा उछल उछल के देखने का ट्राई करने लगती है। तभी राखा मिया की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहता है, मेरा हाथ पकड़ो। मिया कहने का ट्राई करती है कि नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन इतने में उसे पीछे से धक्का लग जाता है। मिया तुरंत ही राखा का हाथ पकड़कर संभल जाती है और ये सब देखते हुए राखा कहता है, वे गंभीरता से मारे जाने की मांग कर रहे हैं। इन लोगों को मैं अभी। इतने में ही मिया कहती है, ओ उधर देखो, मैं हिज मैजेस्टी को अच्छी तरह से देख सकती हूँ। साथ ही मिया मन ही मन कहती है, मैं सचमुच गॉड की ही बेटी हूँ, तभी तो आज मैंने विलन को निर्दोष लोगों की हत्या करने से रोक दिया। ओ गॉड, मैंने एक और इंसान की जान बचा ली। उसके बाद तो मिया एम्परर किनेस को बड़े ही आराम से अपनी गद्दी पर बैठे देखते हुए मन ही मन कहती है, ओ तो बस यही है मेल प्रोटैगनिस्ट का पोज। ये तो वाकई बहुत बढ़िया है। मैं दूर से ही बता सकती हूँ कि वो बहुत सुंदर है। वैसे तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? राखा कहता है, क्या तुम एम्परर से बचने की कोशिश नहीं कर रही हो? मिया कहती है, हाँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? राखा अपना मुंह फेरते हुए कहता है, नहीं, बस ऐसे ही। इधर हम देखते हैं आयशा और डेल्किन को। आयशा तो बहुत खुश होती है कि लगता है ये अभी शुरू ही होने वाला है। डेल्किन कहता है, आयशा मुझे कुछ टाइम के लिए अपनी तलवार उधार दे दो। आयशा कहती है, लेकिन क्यों? डेल्किन कहता है, मैं बस कुछ जांच करना चाहता हूँ, इसमें केवल 1 सेकंड ही लगेगा। फिर तो आयशा भी हामी भर के अपनी तलवार दे देती है कि ठीक है। आयशा की भी तलवार लेने के बाद डेल्किन मन ही मन कहता है, जैसा कि मुझे उम्मीद थी, आयशा की तलवार ठीक है। इन्हें एक साथ देखने पर ये क्लियर हो जाता है कि मेरी तलवार थोड़ी भारी है। उसके बाद तो वो कहता है, मुझे लगता है कि मेरी तलवार खराब है। आयशा कहती है, क्या? तो अभी जाकर दूसरा मांगो। डेल्किन भी कहता है, हाँ मैं। उसके बाद तो वो तलवार एक्सचेंज करने के लिए निकल पड़ता है और मन ही मन सोच रहा होता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तलवारबाजी कंपटीशन में मुझे एक खराब तलवार दी गई है। इसमें कुछ गड़बड़ है। क्या ऐसी बातें नॉर्मल होती है? उसके बाद तो वो चेंज करने
के लिए कहता है, लेकिन सामने वाला बंदा उसे रिप्लाई करता है कि हमारे पास इसके अतिरिक्त कुछ और नहीं है, इसीलिए मुझे डर है कि मैं तुम्हें दूसरा नहीं दे पाऊंगा, मुझे माफ कर दो। डल्किन मन ही मन कहता है, अब तो मैं श्योर हूँ कि ये कुछ अजीब है। दूसरी ओर एम्परर कहता है, क्या लॉर्ड डल्किन को पता चला कि उनकी तलवार में खराबी है? उसका आदमी कहता है, हाँ, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो पीछे नहीं हटेंगे और कंपटीशन में बने रहेंगे। एम्परर किनेस कहता है, ये तो बहुत रोमांचक है। ऐसा लगता है कि लॉर्ड डल्किन बहुत ज्यादा आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। वो आदमी कहता है, मुझे नहीं लगता। भले ही लॉर्ड डल्किन स्किल्ड हो, तो भी क्या आपको लगता है कि वो काउंट मॉन्टेरियस के सबसे बड़े बेटे को हरा पाएंगे? एम्परर किनेस कोई जवाब नहीं देता और मन ही मन कहता है, मुझे याद है जब मैंने पहली बार उन जुड़वा बच्चों को देखा था। ये न्यूज मिलने के बाद कि पिछले ड्यूक और डचेस लापता हो गए हैं, मैं जब सिचुएशन को समझने के लिए एंटिया हाउस पहुंचा तो मुझे दिखा उन जुड़वा बच्चों की डरावनी पर्पल आंखें। उन्हें देख मुझे ऐसा लगा जैसे कि वे वास्तव में अपनी उम्र से कहीं अधिक बूढ़े हो गए हैं। मेरा मतलब है कि मुझे लगता है कि ये असंभव है कि ऐसे बच्चे बड़े होकर कमजोर हो जाएं। ये तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद तो एम्परर किनेस बुदबुदाते हुए कहता है, मोन्टेरियस परिवार का बड़ा लड़का लॉर्ड क्रेई बहुत ही स्किल्ड होगा, लेकिन वो कुछ भी नहीं है। वैसे ड्यूक कहाँ है? उसका आदमी बताता है कि मुझे अभी अभी पता चला है कि ड्यूक की गाड़ी यहाँ नहीं आई है। एम्परर किनेस कहता है, क्या उसकी गाड़ी नहीं आई? ये तो कितना अजीब है। साथ ही उसके माइंड में चलने लगता है कि वो अपने भाई बहनों से बहुत प्यार करता है, इसीलिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो यहाँ ना आए। इस भीड़ में वो कहाँ हो सकता है? लेडी आयशा, वो किसकी ओर हाथ हिला रही हैं? ओह, तो ये पकड़ा गया। मैंने उसे देख लिया। वो जानबूझकर खुद को छिपा रहा है। लेकिन एक मिनट, उसके बाजू में कौन है? वो कौन हो सकता है? इस तरह के इवेंट में ड्यूक एंटिया किसके साथ आएगा? उसके बाद तो वो अपने आदमी को ऑर्डर देता है कि विएगो, जाओ देखो ड्यूक एंटिया के बगल में कौन इंसान है। इधर मिया खुशी से बोल रही होती है कि क्या तुमने देखा, आयशा एक ही झटके में अपने ओपोनेंट पर हावी हो गई। राखा कहता है, उसका ओपोनेंट कमजोर था, ये उतना इम्प्रेसिव नहीं है। मिया कहती है, हाँ, क्या बोला तुमने? जब तुम वापस जाओगे तो तुम्हें आयशा की जरूर तारीफ करनी चाहिए। राखा कहता है, ये उतना भी खास नहीं था, यानी ये तारीफ के योग्य नहीं है। मिया कहती है, हाँ बिल्कुल है। साथ ही मिया हैरान होते हुए मन ही मन कहती है, मुझे समझ में आ गया कि क्यों आयशा तारीफ पाने के लिए इतनी बेताब रहती है। उसके बाद तो मिया पूछती है कि क्या आयशा ने अभी कंपटीशन में खराब प्रदर्शन किया? राखा कहता है, नहीं तो। फिर मिया कंटिन्यू करते हुए कहती है, तो वो जीती या हारी? राखा कहता है, ऑफ कोर्स वो जीती। उसके बाद तो मिया उसे समझाने लगती है कि देखा उसने कितना अमेजिंग काम किया, तो इसके लिए तुम्हें उसको कॉम्प्लीमेंट तो देना ही चाहिए। अब मिया को इतने प्यार से बोलते देख तो हमारा राखा शर्मा जाता है और फिर खुद को ही समझाते हुए कहता है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या ये समझना इतना मुश्किल है? तभी नीचे ग्राउंड में हमारे डल्किन की बारी आ जाती है और वो शानदार एंट्री लेता है, जिसे देख मिया भी क्लैपिंग करते हुए कहती है, डल्किन। सारी पब्लिक में डल्किन को देखकर जोश आ जाता है और वो लोग चिल्लाने लगते हैं। हमारा डल्किन भी ग्राउंड के बीचों बीच अपनी तलवार लेकर तैयार हो जाता है अपने ओपोनेंट से लड़ने के लिए। उसके बाद तो डल्किन अपना पहला अटैक करता है, जिससे उसका ओपोनेंट बच जाता है। ये सब देखते हुए पब्लिक के बीच बैठी मिया डल्किन को चीयर करते हुए कहते हैं, हाँ तुम बहुत अच्छा कर रहे हो डल्किन। लेकिन तभी उसे कुछ अजीब महसूस होता है। साथ ही वो मन ही मन कहती है, क्या मुझे भ्रम हो रहा है या फिर सच में डल्किन की तलवार टेढ़ी हो गई है? और तभी हमारे डल्किन की तलवार टूट जाती है। ये देख तो मिया चिल्ला पड़ती है कि क्या? इसी मौके का फायदा उठा के डल्किन का ओपोनेंट भी उस पर अटैक कर देता है, जिसे देख हमारी मिया की चीख निकल जाती है कि ओ नहीं, डल्किन को चोट लग गई है। राखा कहता है, ये कोई सीरियस बात नहीं है, तो शांत हो जाओ। मिया कहती है, मैं ये सब देखने के बाद शांत कैसे रह सकती हूँ? लेकिन फिर राखा के ऐसे रिएक्शन को देखते हुए वो चुप हो जाती है और मन ही मन कहती है, सही है, राखा शायद डल्किन के बारे में मुझसे भी ज्यादा चिंतित होगा। उसके बाद तो वो राखा का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, अगर ये लड़ाई इसी तरह से जारी रही तो संभवतः उसे हार का सामना करना पड़ेगा, है ना? जैसा कि तुमने कहा, मुझे यकीन है कि वो ज्यादा घायल नहीं होगा, इसलिए तुम भी चिंता मत करो। लेकिन राखा का तो पूरा ध्यान डल्किन के मैच पर होता है और वो कहता है, ओ नहीं, वो बदमाश।
उसके बाद तो वो कहता है मैं अभी वापस आऊंगा। मिया पीछे से कहती रह जाती है कि योर हाइनेस क्या कुछ हुआ है, लेकिन खुद को इग्नोर होते हुए देख मिया को तो रोना ही आ जाता है और वो मन ही मन कहती है अब अचानक ये कहाँ जा रहा है। इधर नीचे मैच में हमारे डेल्किन को हाथ पर चोट लग चुकी होती है और वो मन ही मन कहता है ओ नहीं, क्या अब बस मुझे हार मान लेनी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर मैं उसे अचानक पकड़ लूं और उसकी तलवार छीन लूं तो शायद मैं जीत जाऊंगा, लेकिन ये बहुत ही स्किल्ड है। तभी डेल्किन का ओपोनेंट भी बोलता है तुम हार क्यों नहीं मान लेते, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा दूसरा कंधा भी इसी तरह से चोटिल हो जाए। लेकिन अगर तुम हार मान लोगे तो फिर मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा। हमारा डेल्किन तो परेशान होता है कि अब मैं क्या करूं, लेकिन इतने में उसका ओपोनेंट उसके ओर बढ़ते हुए कहता है हाँ मैं आ रहा हूँ। डेल्किन तो अपनी ही जगह पर खड़ा होता है कि ठीक है, मैं इसे अचानक से हैरान करूंगा और इसकी तलवार छीन लूंगा। लेकिन तभी पूरे ग्राउंड में आयशा चिल्ला पड़ती है कि तुम बेवकूफ। डेल्किन तो हैरान होता है कि आयशा, लेकिन आयशा तो मैच के बीच में ही आ जाती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक ऐसे इंसान पर हमला करने की जिसके पास कोई हथियार भी नहीं है। मैं तुम्हें इससे बचने नहीं दूंगी। ऐसा कहते हुए आयशा अपने ब्लैक मैजिक से अटैक कर देती है और इसी के साथ वहां पर एक जोरदार धमाका हो जाता है जिससे कि हर तरफ धुआं फैलने लगता है। उसी बीच डेल्किन भी अपने मुंह को ढकने का ट्राई करते हुए कहता है आयशा तुम बेवकूफ हो, आखिर तुम बीच में क्यों आई। अचानक डेल्किन के पीछे राखा आ जाता है और कहता है क्या अभी तुम्हारा हाथ ठीक है। डेल्किन कहता है ये कोई गहरा घाव नहीं है, इसीलिए मैं ठीक हूँ। राखा डेल्किन के सर को थपथपाते हुए कहता है ये राहत की बात है, तुमने अच्छा काम किया डेल्किन। उसके बाद तो राखा कहता है मैं यही रुकूंगा आयशा, इसीलिए तुम गाड़ी के पास जाओ और थोड़ा आराम कर लो। डेल्किन कहता है लेकिन कंपटीशन के बारे में क्या। राखा कहता है आयशा बीच में आ गई इसीलिए तुम हार गए, यही अंत है। डेल्किन कहता है लेकिन राखा, इतने में राखा बोल पड़ता है कि प्लीज गाड़ी के पास जाओ। तभी उस धुएं के बीच में से डेल्किन के ओपोनेंट के चिल्लाने की आवाज आती है जिसे सुन जा रहा डेल्किन एक बार को पीछे देखते हुए सोचता है हाँ ये क्या था। असल में तो वहाँ पर भगदड़ मच चुकी होती है और सभी लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। उन्हीं लोग के बीच हमारी मियाँ अब भी रो रही होती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अभी एक क्षण पहले तो उससे मुझसे कहा कि मैं यहीं रुकूं और फिर अगले ही पल वो यहाँ से गायब हो गया। अगर मैं इन सब के बीच खो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए बेहतर होगा कि मैं यहीं रुकूं। वेट, ऐसा लग रहा है कि ये आदमी मेरी तरफ ही देख रहा है, क्या मैं गलत हूँ। अरे नहीं, ये तो मेरे पास ही आ रहा है। असल में वो आदमी एम्परर का आदमी है जिसका नाम विएगो है। हमारी मियाँ तो घबरा जाती है कि किसी वजह से मुझे बहुत बुरा लग रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला है। मुझे गाड़ी तक वापस जाना होगा। अगर मैं वहीं जाकर इंतजार करूँ तो जुड़वा बच्चे या फिर राखा वहाँ खुद ही आ जाएगा। मियाँ वहाँ से भागने वाली ही होती है कि तभी विएगो उसके हाथ को पकड़ लेता है जिससे हमारी मियाँ बहुत ज्यादा घबरा जाती है। विएगो कहता है कुछ कहो। मियाँ अपना हाथ छुड़ा लेती है और कहती है मुझे माफ करो लेकिन मैं जल्दी में हूँ। विएगो कहता है तो फिर क्या मैं तुम्हारे पहचान की जांच कर सकता हूँ। मिया मन ही मन सोच रही होती है कि क्या बस इतना ही। अरे नहीं, मुझे तुरंत यहाँ से निकलना होगा। उसके बाद तो मिया कहती है वैसे क्या तुम्हें पहले ये नहीं बताना चाहिए कि तुम हो कौन। विएगो कहता है अच्छा ठीक है, असल में मैं। इतने में मिया मन ही मन कहती है यही मेरा मौका है, इसीलिए भागो। इसी के साथ हमारी मियाँ वहाँ से भागने लगती है और साथ ही साथ मन ही मन कहती है अरे नहीं, अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो फ्यूचर के लिए की गई मेरी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। शुक्र है यहाँ बहुत सारे लोग हैं, इसीलिए मैं इनके बीच भाग जाऊंगी। ये एकदम सही जगह है। मियाँ वहाँ से भागते हुए बाहर निकलने ही वाली होती है कि तभी उसके कानों में आवाज आती है कि ओ नहीं, जरा देखो उस बच्चे को, उसका कितना ज्यादा खून बह रहा है, क्या वो ठीक है। मियाँ को डेल्किन याद आता है और वो मन ही मन कहती है खून, क्या डेल्किन हो सकता है। उसके बाद तो वो भी बढ़ चलती है और देखती है कि डेल्किन भी कहता है भाभी। मिया तो डायरेक्टली डेल्किन को गोद में उठा लेती है जिससे डेल्किन कहता है अरे नहीं भाभी, मैं ठीक हूँ, आप मुझे नीचे उतार दो। लेकिन हमारी मिया मन ही मन कहती है नहीं, ऐसी सिचुएशन में मिया के अच्छे मजबूत शरीर का फायदा उठाना चाहिए।
तो मुझे जल्द ही यहाँ से निकलना होगा और डेल्किन को भी ले जाना होगा। उसके बाद तो वो कहती है, डेल्किन अभी मेरा पीछा किया जा रहा था, तो प्लीज क्या तुम पीछे देख सकते हो? डेल्किन कहता है, क्या? अच्छा ठीक है, आपकी ओर राइट ओर से कोई आ रहा है। मिया कहती है, ओके थैंक्स, चलो गली में लेफ्ट की ओर मुड़े। उसके बाद तो डेल्किन बताने लगता है कि कहाँ से आपके पीछे कोई आ रहा है। मिया भी उस हिसाब से बचते हुए आखिरकार गाड़ी तक पहुँच जाती है। वेल गाइस, गाड़ी यानी कैरेज, हाँ कैरेज में पहुँचने के बाद मिया मन ही मन कहती है, वे यहाँ तक मेरा पीछा करते हुए तो नहीं आए होंगे ना? खैर मिया कहती है, डेल्किन तुम्हारा बहुत खून बह रहा था, क्या तुम अब ठीक हो? डेल्किन कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, ये कोई गहरा घाव नहीं है, इसीलिए मुझे यकीन है कि ये जल्द ही ठीक हो जाएगा। मिया कहती है, क्या खून को रोकने के लिए मैं कुछ ट्राई कर सकती हूँ? असल में मिया के मन में होता है कि अभी मैं बाहर जाकर पट्टियां नहीं खरीद सकती हूँ, आखिर मैं इतना मुश्किल से पीछा छुड़ाकर जो आई हूँ। तभी राखा भी गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए कहता है, आयशा अभी के लिए गाड़ी में रुको, मुझे जल्द ही बेबी सिटर को ढूंढना होगा। मिया खुशी से कहती है, ओ योर हाइनेस, आप एकदम सही समय पर आए। राखा तो चौंक जाता है कि क्या मैं, वैसे तुम यहाँ पर? आयशा भी आ जाती है कि ओ तुम दोनों यहाँ पर हो, हमने तुम्हें हर जगह खोजा, वैसे क्या तुमने मुझे जीतते हुए देखा था? मिया कहती है, हाँ तुम बहुत शानदार थी आयशा। आयशा तो खुश हो जाती है कि हाँ तुमने सही कहा, मैं बहुत ही शानदार हूँ। तुम्हारा हाथ बहुत खराब लग रहा है डेल्किन, क्या तुम ठीक हो? डेल्किन कहता है, तुम्हें इस पर इतना हंगामा करने की जरूरत नहीं है। आयशा तो भड़क जाती है कि अरे तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए, मैं तुम्हारे बारे में इतनी चिंतित हूँ, लेकिन फिर भी तुम मुझसे कैसे बात कर रहे हो? मिया हंसते हुए कहती है, अरे बस करो, तुम दोनों लड़ना बंद करो। इधर हम देखते हैं एम्परर किनेस को, जो कि जोर जोर से हंसते हुए कहता है, तो ड्यूक एंटिया वास्तव में अपने भाई बहनों की परवाह करता है। कौन जानता था कि वो इस तरह से कंपटीशन के बीच में आएगा। खैर विएगो, मैंने तुम्हें जो काम दिया था उसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? विएगो कहता है, मुझे माफ करें, मैंने उसे खो दिया, लेकिन वो बहुत असाधारण लगती है, वो बहुत तेज थी। एम्परर किनेस कहता है, तो शायद वो प्रीस्ट नहीं है, क्योंकि मैंने सुना था कि गॉड की बेटी बहुत ही कमजोर थी। विएगो कहता है, लेकिन मैंने कुछ दिलचस्प देखा है। हाँ मैंने जो देखा मुझे उस पर यकीन है। उस लड़की की आंखें नीली थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रात के समय। मिया कहती है, डेल्किन कैसा है? राखा कहता है, चोट गंभीर नहीं थी, इसीलिए उस पर थोड़ी सी मरहम लगाने से ही वो ठीक हो जाएगा। मिया कहती है, ये सुनकर जान में जान आई, उसका बहुत खून बह रहा था, इसीलिए मैं थोड़ी चिंता में थी। राखा कहता है, वेल डेल्किन ने मुझे बताया कि नाइट तुम्हारा पीछा कर रहा था। मिया सोचते हुए कहती है, हाँ उनमें से एक ने मेरी पहचान पूछी। राखा कहता है, तो क्या तुम्हें याद है कि वो कैसा दिखता था? मिया सोचते हुए कहती है, उसने कवच पहना था और उसके मुंह पर एक बड़ा सा निशान था, मानो उसे तलवार से काट दिया गया हो। क्या तुम्हें पता है कि वो कौन हो सकता है? राखा कहता है, हाँ संभवतः वो एम्परर का सहायक है। मिया कहती है, क्या एम्परर का सहायक? साथ ही मिया के माइंड में आता है कि तो वो सिर्फ एक नाइट नहीं था, लेकिन वो स्वयं ही ये जानने क्यों आया कि मैं कौन हूँ। मिया को ऐसे देख राखा कहता है, चिंता मत करो, मैं इस पर ध्यान दूंगा। मिया कहती है, अच्छा ठीक है। साथ ही उसके माइंड में होता है कि सही है, मेरी पहचान अभी तक पता नहीं चल पाई है। इसके अलावा राखा भी मेरे पास है, जब तक कि हमारे बीच ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये मुझे टेम्पल वापस ले जाने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है अगले दिन सुबह। हमारी मिया मस्त अंगड़ाई लेते हुए कहती है, अरे नहीं, मैं तो एक बच्चे की तरह सोई, राखा पहले ही चला गया है, ऐसा लगता है कि वो मुझसे पहले ही उठ जाता है। उसके बाद तो मिया बालकनी की ओर जाते हुए कहती है, वो बहुत मेहनती है, लेकिन एक मिनट, वो फिर से वहाँ है। मुझे यकीन है कि मेरा कुछ पल के लिए वहाँ जाना ठीक रहेगा, है ना? उसके बाद तो मिया वापस रूम में आ जाती है और वहाँ से बाहर जाने लगती है, जो देख रीता कहती है, मिस आप कहाँ जा रही हैं? मिया कहती है, रीता मैं बस 10 मिनट के लिए बाहर जा रही हूँ। असल में हमारी मिया ने डेल्किन को गार्डन में बैठे हुए देखा था अपनी बालकनी से, और ठीक उसी जगह पे कुछ दिनों पहले भी डेल्किन बैठे हुए मिया को दिखा था। मिया डेल्किन के पीछे से आते हुए कहती है, डेल्किन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? डेल्किन भी चौंक जाता है कि भाभी आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? मिया कहती है, मैंने तुम्हें वहाँ से देखा, मेरा कमरा भी तो यही है ना, लेकिन तुम यहाँ पर कर क्या रहे थे? डेल्किन मिट्टी को थपथपाते हुए कहता है, मैं तो बस मिट्टी से खेल रहा था। मिया कहती है, क्या यहाँ पर कुछ दफन है? डेल्किन कहता है, आप ये कैसे जानती हो? मिया कहती है, दरअसल कुछ समय पहले ही मैंने तुम्हें यहाँ पर कुछ दफनाते हुए देखा था। डेल्किन के हाथ रुक जाते हैं और डेल्किन कहता है, आप सही हो, पूरी को यहीं दफनाया गया है।
मिया मन ही मन कहती है, पूरी, ऐसा लगता है कि ये जुड़वा बच्चों का कोई प्यारा पालतू जानवर था। उसके बाद तो वो कहती है, तुमने पूरी को यहाँ दफनाया? डेल्किन कहता है, हाँ, उसे किसी भी चीज में दिलचस्पी नहीं थी, यहाँ तक कि उन चीजों में भी नहीं जो वो चाहता था। मिया कहती है, क्या पूरी को क्या पसंद था? डेल्किन कहता है, उसे काई से कवर पत्थर, हड्डियां और पॉइजनस मशरूम पसंद थे। मिया चौंक जाती है और मन ही मन कहती है, क्या क्या ऐसा हो सकता है कि वो इसीलिए मर गया क्योंकि तुमने उसे ऐसी अजीब सी चीजें दी? लेकिन मिया के इन ख्यालों से अनजान डेल्किन कंटिन्यू करते हुए कहता है, जब भी हम उसे ऐसी चीजें देते थे तो वो इतना खुश हो जाता था कि गोल गोल घूमने लगता था। लेकिन जब राखा ने उसे बचाया था तो असल में राखा पूरी को वापस जिंदा करने में फेल रहा। राखा अब भी वैसा ही है जैसा आपके बचाने से पहले था, लेकिन पूरी के मामले में ऐसा नहीं था। मैं पूरी से तब भी चिपका रहा जब वो मुझे छोड़कर जा चुका था। मैं कितना बड़ा बेवकूफ था ना। मिया कहती है, तो इसीलिए अब तुमने उसे दफना दिया? डेल्किन कहता है, हाँ, वैसे प्लीज आयशा को इस बारे में मत बताना कि मैंने पूरी को दफना दिया है। मिया कहती है, लेकिन क्यों? डेल्किन कहता है, वो तो इस बात से ही खुश थी कि पूरी अब शोर नहीं मचा रहा। मिया हंसते हुए कहती है, ओ वो बच्ची, मैं कसम खाती हूँ कि मैं उसे नहीं बताऊंगी। डेल्किन हंसते हुए कहता है, इसीलिए मैंने जानबूझ के ईस्टर्न एनेक्सी के बैकयार्ड में दफनाया ताकि आयशा इसे ना देख पाए, लेकिन तुमने मुझे देख लिया। डेल्किन को ऐसे हंसते मुस्कुराते देख मिया मन ही मन कहती है, ये पूरी से बहुत प्यार करता होगा क्योंकि वो अब भी अक्सर यहाँ आता रहता है। तभी डेल्किन वहाँ से जाते हुए कहता है, ठीक है, तो मैं अब जा रहा हूँ। लेकिन मिया के माइंड में तो अब भी चल रहा होता है कि फिर भी डेल्किन एक बार भी नहीं रोया। ऐसा लग रहा है कि वो ठीक है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो अंदर से बुरा महसूस करता होगा। इसी के साथ मिया तुरंत ही डेल्किन को गले लगा लेती है और कहती है, तुम्हारे लिए पूरी को अलविदा कहना काफी मुश्किल रहा होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि पूरी अब बेहतर जगह पर है। इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। डेल्किन के अंदर की सारी फीलिंग्स जाग जाती हैं और वो आंसू भरी आंखों से कहता है, मुझे मत छोड़ना जैसे पूरी ने छोड़ा। मिया कहती है, नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। डेल्किन तो रोने ही लगता है और कहता है, मुझसे वादा करो। मिया कह देती है कि हाँ, मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रात हो चुकी होती है और मिया अपने बिस्तर पे मस्त लेटते हुए कहती है, हाल ही में बहुत जटिल सी चीजें घटित हो रही हैं। शायद इसीलिए मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। असल में मुझे कुछ पीना है। उसके बाद तो मिया कहती है, मुझे थोड़ी सी शराब चाहिए। रीता कहती है, क्या आपको शराब पीनी है? मिया कहती है, रीता, क्या तुम मेरे लिए एक बोतल शराब ला सकती हो? रीता कहती है, मुझे लगता है कि अगर मैं उनसे कहूँ कि ये आपके लिए है तो शायद मुझे शेफ एक बोतल दे देंगे। ठीक है, तो मैं आपके लिए एक ले आऊंगी। मिया तो खुश हो जाती है कि ओ बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़े ही देर में बोतल आ जाती है, जिसे देखते हुए मिया मन ही मन कहती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि पिछली बार शराब पीने के बाद से कितना समय बीत चुका है। वेल, थका देने वाले दिन के बाद अकेले में शराब पीना सबसे अच्छा है। हमारी मिया मस्त एंजॉय कर ही रही होती है कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। मिया कहती है, हाँ, अंदर आ जाओ। उसके माइंड में ये होता है कि अभी तो राखा के आने का समय नहीं हुआ है, तो शायद ये रीता ही होगी। लेकिन अंदर राखा आते हुए कहता है, तुम अचानक ये क्यों पी रही हो? मिया भी फटाक से उठ जाती है और कहती है, खैर, मुझे कुछ उदास सा महसूस हुआ। राखा कहता है, क्या तुम्हें किसी ने परेशान किया है? देखो, जैसा कि मैंने पहले ही तुम्हें बताया था, मैं ऐसे किसी भी इंसान को माफ नहीं कर सकता जो मेरे किसी इम्पोर्टेंट पर्सन को परेशान करे। मिया मन ही मन कहती है, क्या इम्पोर्टेंट पर्सन? क्या मुझे अब एंटिया हाउस का मेंबर माना जाएगा? इतने में राखा मिया के हाथ का ग्लास ले लेता है और उसमें का अल्कोहल पी जाता है। बेचारी हमारी मिया को तो रोना ही आ जाता है कि रुको। लेकिन गटकने के बाद राखा कहता है, बेहतर ये होगा कि मैं कुछ और लूं, लेकिन तुम्हें इससे भी कमजोर शराब पीनी चाहिए। मिया को अब भी ऐसे उदासी भरा चेहरा बनाए देख राखा उसके सर पे प्यार से मारते हुए कहता है, अगली बार जब भी मैं तुमसे ऐसा कुछ कहूँ तो इस तरह का निराश चेहरा मत बनाना। जरा रुको, मैं अभी वापस आया। हमारी मिया शर्माते हुए मन ही मन सोच रही होती है कि अरे,
ये कब से मेरी भावनाओं को इतनी अच्छी तरह से पढ़ने लग गया। उसके बाद तो राका आराम से बैठ जाता है और अल्कोहल पीते हुए कहता है, टेल्किन क्या आज वो रोया? मिया कहती है, हाँ, उसने पूरे दिन ठीक होने का नाटक किया, लेकिन उसे देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। ये सुन राका मन ही मन कहता है, तो वो बहुत दुखी है, मुझे उसे खुश करने के लिए क्या करना चाहिए? उसके बाद तो वो कहता है, तो फिर क्या तुम मेरे साथ सैर पर जाना चाहोगी? मिया तो खुश हो जाती है कि क्या सैर सपाटा, तुम्हारा मतलब है आउटिंग ना? राका कहता है, हाँ, बाहर जाकर ताजी हवा लेना स्वयं को खुश रखने का अच्छा तरीका है, हम कल या परसों जा सकते हैं। मिया तो खुश हो जाती है कि मुझे यकीन है कि हम तीनों का समय बहुत अच्छा बीतेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आयशा और डेल्किन को ये पसंद आएगा। आप उससे भी अधिक दयालु हैं जितना मैंने आपको सोचा था। राका तो परेशान हो जाता है कि क्या 3, असल में मेरा मतलब था कि इतने में मिया कहने लगती है कि मुझे आपकी ये बात बहुत पसंद है। मिया को ऐसे देख राका तो बहुत ज्यादा ब्लश करने लगता है और कहता है, मुझे लगता है कि अब हमें शराब पीना बंद कर देना चाहिए। मिया कहती है, नहीं, क्या मैं एक गिलास और नहीं पी सकती? राका पीछे हटते हुए कहता है, अगर तुम और शराब पियोगी तो कल तुम्हें हैंगओवर हो जाएगा। मिया एक गिलास और कहते हुए लेने का ट्राई करती है, जिससे वो ग्लास ही फिसल जाती है और गिरकर चकनाचूर हो जाती है। मिया घबराते हुए कहती है, अरे नहीं, क्या तुम्हें चोट लगी? राका कहता है, नहीं नहीं, मुझे नहीं लगा, मैं ठीक हूँ। लेकिन मिया कहती है, ओ नहीं, मेरा खून बह रहा है। हालांकि ये बस एक छोटी सी खरोच है। मिया के उस चोट लगने के बाद से ही मिया के आसपास बहुत तेजी से खुशबू फैलने लगती है, जिसका सीधा असर राका पर होने लगता है। और ये महसूस करते हुए राका अपनी नाक को बंद कर लेता है, जिससे मिया कहती है, हाँ, अचानक इसने अपनी नाक को बंद क्यों कर लिया? क्या मुझसे किसी तरह की स्मेल आ रही है? उसके बाद तो मिया कहती है, क्या तुम्हें पता है कि मैं उस वक्त मजाक कर रही थी जब मैंने तुमसे कहा था कि मैं नहाती नहीं हूँ। देखो, मैं हर दिन नहाती हूँ। रुको, क्या सच में मेरे पास से बैड स्मेल आ रही है? राका कहता है, नहीं नहीं। मिया पूछती है, तो फिर तुम मुझसे इतना दूर क्यों जा रहे हो और तुमने अपनी नाक क्यों बंद कर ली है? राका अपने नाक पे से हाथ हटा लेता है और आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए मिया के हाथों को पकड़ लेता है। हमारी मिया भी शॉक में होती है कि योर हाइनेस। लेकिन राका तो बहुत ज्यादा ब्लश करते हुए कहता है, तुम्हारे पास से आ रही स्मेल, ये। मिया राका को ऐसे देख मन ही मन कहती है, अरे क्या वो बेहोश हो रहा है? वेट, तुम ये क्या कर रहे हो? असल में राका तब तक आउट ऑफ कंट्रोल होके मिया की चोट लगी हुई जगह से ब्लड सक करने लगता है। हमारी मिया ये देखकर तो बहुत ज्यादा ब्लश करने लगती है और उसे समझ में ही नहीं आता कि इस दुनिया में चल क्या रहा है। हमारी मिया बहुत हैरान होती है, लेकिन इतने में राका मिया के ऊपर ही गिरने लगता है। असल में तो वो सो चुका होता है और मिया के कंधे पर ही खराटे लेने लगता है। मिया सोचने लगती है कि क्या ये सच में सो गया है? हाँ, लगता है ये बहुत थक गया था, बस थोड़ा आराम कर लो। उसके बाद तो वो जैसे तैसे करके राका को बेड पर लिटा देती है और हाफते हुए कहती है, आज मैंने बहुत कसरत कर ली। ओह, लगता है कि राका को उसकी ये बटन अनकंफर्टेबल बना रही है, तो क्या मैं उनमें से कुछ ऊपर वाली खोल दूं? बस 3 ही खोलूंगी कहते हुए मिया राका के शर्ट की बटन खोलने लगती है, लेकिन फिर उसे रियलाइज होने लगता है कि असल में वो क्या कर रही है। मिया तो बहुत ज्यादा ब्लश करने लगती है और मन ही मन कहती है, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे कि मैं एक ठरकी हूँ। इसके शर्ट के बटनों को खोलना इतना मुश्किल क्यों है? तभी मिया चौंक जाती है क्योंकि राका उसे करीब खींच के गले लगा लेता है। अब मिया भी बेड पर लेट चुकी होती है और ब्लश करते हुए मन ही मन कहती है, अरे नहीं, मेरा चेहरा इसके चेस्ट को टच कर रहा है। उसके बाद तो वो कहने का ट्राई करती है कि योर हाइनेस, मुझे जाने दीजिए। लेकिन वेट, अगर मैं इसे अचानक जगा दूं तो शायद हालात और भी बदतर हो जाएंगे, इसीलिए बेहतर ये होगा कि मैं ऐसे ही रहूं। लेकिन इसने ऐसा बिहेव क्यों किया? मुझे एक अंदेशा है, क्या ये सब मेरी ब्लड की वजह से है? हो सकता है कि मेरी शक्तियों के बारे में जितना मैंने सोचा था ये उससे और भी ज्यादा रहस्यमयी है। यही सब सोचते हुए हमारी मियाँ भी सो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सुबह रीता रूम में आते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग, मैं तो बस आपके लिए कुछ कुकीज लाई हूँ। लेकिन फिर वो शॉक रह जाती है और कहती है, योर हाइनेस। असल में राका अब भी मिया के ही कमरे में होता है और कहता है, क्या है? रीता कहती है, मैं बस कुकीज लेकर आई थी। राका कहता है, ठीक है, उन्हें छोड़ो और यहाँ से बाहर निकल जाओ। रीता के जाने के बाद राका अपने हाथ को देखते हुए मन ही मन कहता है, आखिर रात को हुआ क्या? कांच का ग्लास टूट गया और मिया के हाथों से निकल रहे खून की स्मेल से मैं बेहोश हो गया।
इतना ही नहीं, मैंने पागलों की तरह उसका खून भी सक किया। अरे नहीं, अचानक मैं मॉन्स्टर कैसे बन गया हूँ? इसके अलावा मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे अंदर की सारी ब्लैक मैजिक एक पल में ही बह गई हो। जब उसका वो खून मेरे मुंह में गया तो मैं अभी भी उस अनुभूति को महसूस कर सकता हूँ। मैं अपना ब्लैक मैजिक यूज नहीं कर सकता। अगर मैं अपनी सारी एनर्जी को एक जगह पे एकत्रित कर लूँ तो शायद मैं इसका यूज कर सकता हूँ। लेकिन क्या होगा अगर मुझे क्लियर दिमाग और ब्लैक मैजिक को यूज करने वाली इस एबिलिटी के बीच किसी एक चीज को चुनना होगा तो? अरे नहीं, मैं ब्लैक मैजिक को नहीं छोड़ सकता क्योंकि मुझे उसकी जरूरत है। मेरे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी मुझे रक्षा करनी है। लेकिन ये क्या, मेरे ब्लैक मैजिक को रोकने वाली ताकतें धीरे धीरे गायब हो रही हैं। क्या ये सिर्फ टेम्पररी था? तभी राखा का ध्यान आराम से सो रही मिया पर जाता है। जो देख वो मन ही मन कहता है, तो अंत में इसका मतलब ये हुआ कि मुझे मिया को छूते रहना होगा। उसके बाद तो वो मिया के सर को सहलाते हुए कहता है, मिया, क्या मुझे हमेशा तुम्हें अपने पास रखना होगा? नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं थोड़ी देर बाद हमारी मिया बहुत ही ज्यादा गुस्से में अपनी बालकनी में खड़ी होती है और कहती है, धिक्कार है तुम पर टेरिटस। जब तुमने मुझसे ये कहा था कि तुम मेरे लिए एक होली आइटम लेने जा रहे हो, उस दिन के बाद आज पूरे 6 दिन बीत चुके हैं। क्या तुम बस भाग गए हो? आखिर तुम्हें इतना समय क्यों लग रहा है? अचानक मिया को खरोचने की आवाजें सुनाई देने लगती है, जिससे कि मिया मुड़ते हुए कहती है, हैं? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि कोई दरवाजे पर खरोचे मार रहा है? टेरिटस ही एकमात्र ऐसा है जो इस तरह की अजीब सी आवाजें निकालता है। वेट, क्या ये सचमुच टेरिटस हो सकता है? उसके बाद तो मिया तुरंत ही दरवाजा खोलते हुए कहती है, टेरिटस, तुम गोल्ड पिग? टेरिटस, जो कि इस बार एक मोटे बिल्ली के रूप में आया होता है, वो कहता है, क्या कहा तुमने? तुम पिग किसे कह रही हो? मिया कहती है, ओ मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। टेरिटस कहता है, मेरे रास्ते से हट जाओ। मिया कहती है, हाँ बिल्कुल। अंदर बिस्तर पर आराम से बैठते हुए टेरिटस कहता है, तुम्हें किसी की तलाश है या फिर तुम भी बिल्लियों से नफरत करती हो? मिया हंसते हुए कहती है, अरे नहीं, बात सिर्फ इतनी सी है कि तुम मुझे बहुत आकर्षित लगते हो। मैंने पहले कभी भी तुम्हारे जितना मोटा बिल्ला नहीं देखा। टेरिटस कहते हैं, मोटी बिल्लियाँ सबसे प्यारी होती है, क्या तुम ये नहीं जानती? मिया कहती है, हाँ मैं जानती हूँ और इससे एग्री भी हूँ। टेरिटस कहता है, तो क्या तुम मुझे दुलारना नहीं चाहोगी? मिया कहती है, हाँ जरूर। साथ ही उसके माइंड में होता है कि ऐसा लगता है पिछली बार जो हुआ उससे टेरिटस नाराज है। वेल गाइस, आप लोगों को याद तो है ना, पिछली बार टेरिटस एक गंदे रकून के रूप में आया था, जिससे कि मिया ने उसे खुद से दूर कर दिया था और उसे अपने बिस्तर पर भी बैठने नहीं दिया था। लेकिन इस बार मिया टेरिटस को उठाते हुए कहती है, ओ तुम तो सचमुच बहुत भारी हो, मेरा मतलब है कि बहुत ज्यादा प्यारे हो। टेरिटस को अपने गोद में बैठाकर और सहलाते हुए मिया कहती है, क्या तुम्हें वो होली आइटम मिल गया? टेरिटस कहते हैं, हाँ, ये बहुत ही गहरी जगह पर था, इसीलिए इसे लाना बहुत मुश्किल रहा। मिया कहती है, तो वो आइटम कहाँ है? टेरिटस कहते हैं, यही है, अपना समय बर्बाद करना बंद करो और मेरी पूंछ की ओर देखो। मिया कहती है, ओ ये तुम्हारे फर के नीचे दफन था, इसीलिए मुझे दिखा नहीं। ऐसा लगता है कि ये मेरी उंगली में समा जाने के लिए बहुत बड़ा है। टेरिटस कहते हैं, पहले इसे आजमाओ तो। मिया कहती है, लेकिन देखो ये बड़ा है। लेकिन वो रिंग के जैसा दिखने वाला आइटम मिया की उंगली में फिट आ जाता है, जिसे देख मिया भी हैरान होते हुए मन ही मन कहती है, ये तो मेरी उंगली में फिट होने के लिए सिकुड़ गया, ये कितना इंटरेस्टिंग है। साथ ही मिया कहती है, तो टेरिटस, ये उत्तेजक चीजों और लव पोर्शन के इफेक्ट्स को रोकता है ना? टेरिटस कहते हैं, हाँ, केवल आराम देने वाली दवा का ही प्रभाव तुम पर काम करेगा, लेकिन तुम्हें इस होली आइटम को पहनते वक्त सावधान रहना चाहिए। इसकी शक्तियाँ इतनी प्रबल हैं कि आसपास के अन्य लोग भी मेरी आवाज सुन सकेंगे। मिया कहती है, चिंता मत करो, मैं श्योर हूँ कि राखा आज नहीं आएगा। लेकिन मिया के माइंड में होता है कि अगर मैं इसका टेस्ट कर सकूं तो बहुत अच्छा होगा। ठीक तभी आयशा आते हुए कहती है, अरे क्या हम सचमुच सैर पर जाने वाले हैं? लेकिन एक मिनट, ये पिग। टेरिटस तो भड़क जाते हैं कि देखो इस बदतमीज लड़की को। इतने में मिया उसका मुंह दबा लेती है और मन ही मन कहती है, अभी तुमने ही मुझे सावधान रहने के लिए कहा, तो फिर तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? आयशा करीब आ जाती है और टेरिटस को उठाते हुए कहती है, तुम पिग, तुमने अभी क्या कहा था? मिया कहती है, आयशा छोड़ो उसे। आयशा कहती है, मुझे लगता है कि इस पिग ने अभी कुछ अजीब सी बात कही थी। मिया के तो पसीने छूट रहे होते हैं और वो कहती है, मुझे लगता है कि तुमने कुछ गलत सुना होगा आयशा।
आयशा सीरियस होते हुए कहती है, कितनी अजीब बात है, मैंने साफ साफ सुना था कोई मुझे बदतमीज कह रहा था। मिया कहती है, ओ आयशा, एक बिल्ला कैसे बात कर सकता है, जरा देखो ये कितना क्यूट है, चलो म्याऊं बोलो बिल्ले। बेचारे टेरेटस भी म्याऊं म्याऊं करते हैं और फुसफुसाते हुए कहते हैं, अरे तुम क्या मेरे पंजे ही उखाड़ दोगी। हमारी आयशा ये नहीं सुन पाती है और मन ही मन कहती है, शायद तुम सही हो, ऐसे ही बात होगी। उतने में टेरेटस वहाँ से कूद के भाग जाते हैं और मिया कहती है, तुमने कुछ गलत सुना होगा, है ना। टेरेटस के वहाँ से चले जाने के बाद मिया कहती है, खैर बाहर घूमने जाने के बारे में तुम्हारा क्या विचार है। आयशा कहती है, ओ बहुत बढ़िया, राखा ने तुम्हें, मुझे और डेल्किन को साथ घूमने जाने के लिए कहा था, तो हम सैर सपाटे के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मिया मन ही मन कहती है, तो कल रात शराब पीते समय राखा सीरियस था। उसके बाद तो मिया कहती है, तो फिर हमें कब चलना है। आयशा कहती है, जिस दिन हमारी क्लासेस की छुट्टी होगी उस दिन हम चलेंगे। ये सुन मिया को तो रोना ही आ जाता है कि इन बच्चों की छुट्टी तो कल ही है, आखिर मुझे एक दिन की आरामदायक छुट्टी कब मिलेगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अगले दिन राखा अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहा होता है और उसे ऐसे देखते हुए असिस्टेंट मन ही मन कहता है, आज योर हाइनेस कुछ अजीब बिहेव कर रहे हैं। पिछली बार वो सारा दिन अपने हाथ को घूरते रहे और वो काम करते हुए अचानक उठकर खड़े हो गए और खिड़की के बाहर देखने लगे, लेकिन अभी ये काम में लगे हैं। ऐसा सोचते हुए असिस्टेंट कहता है, योर हाइनेस क्या आपको कोई प्रॉब्लम है क्या। राखा ऊपर देखता है और कहता है, तुम क्यों पूछ रहे हो। असिस्टेंट कहने की ट्राई करता है कि हाँ मैं असल में कुछ भी नहीं। राखा कहता है, तो फिर अपने काम पर ध्यान दो। उसके बाद तो राखा अपने टेबल पे से उठ जाता है, जो देखते हुए असिस्टेंट मन ही मन कहता है, क्या वो फिर से वही काम करने जा रहे हैं। असिस्टेंट का अंदाजा बिल्कुल सही होता है, क्योंकि राखा खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है, जो देखते हुए असिस्टेंट मन ही मन कहता है, क्या इन्हें खिड़की से प्यार हो गया है या फिर ये बाहर किसी चीज के बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद तो वो भी खिड़की के बाहर झांकते हुए कहता है, योर हाइनेस आप किसको देख रहे हैं। राखा कहता है, अपने रिफ्लेक्शन को देख रहा हूँ। असिस्टेंट चौंकते हुए कहता है, क्या ऐसा है। राखा कहता है, अपना मुंह बंद करो और यहाँ से चले जाओ। बेचारा असिस्टेंट भी हार मान जाता है और राखा बाहर देखते हुए मन ही मन कहता है, वे बाहर क्यों नहीं आ रहे। ये आज का ही दिन है जब मिया जुड़वा बच्चों के साथ सैर पर जा रही है, तो फिर वो अभी तक अंततः वो बाहर आ गए। अपने भाई बहनों और मिया को देखते हुए राखा कहता है, मैं अभी थोड़ी देर में वापस आऊंगा। असिस्टेंट कहता है, क्या आप अभी बाहर जाने वाले हैं। राखा कहता है, हाँ बस एक पल के लिए। असिस्टेंट कहता है, हाँ आपको याद तो है ना, आज दोपहर को काउंट नोटे के साथ आपकी अपॉइंटमेंट है। राखा कहता है, उसे कह दो कि वो ना आए, ये कोई जरूरी काम नहीं है। लेकिन राखा को रोकते हुए असिस्टेंट दरवाजे के सामने आ जाता है कि तो फिर आपके काम का क्या हुआ। राखा कहता है, मुझे केवल सिंपल चीजों का ध्यान रखना है, इसीलिए तुम बाकी सारी चीजों का ध्यान रख सकते हो, और अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते तो इसे बात के लिए छोड़ दो। असिस्टेंट तो चौंक जाता है कि हाँ अच्छा चलो ठीक है, सुरक्षित वापस लौटिएगा, अंततः मैं भी कुछ आराम ले सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बाहर का सीन। हमारी मिया बहुत ज्यादा शॉक होती है और मन ही मन कहती है, मैंने सुना था कि ये एम्पायर का सबसे बड़ा शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट है और ये वाकई में बहुत ही बड़ा है। हमारी आयशा तो बहुत ज्यादा खुश होती है कि मैं ये ट्राई करना चाहती हूँ, मैं वो भी ट्राई करना चाहती हूँ। पीछे से मिया भी हैरान होती है कि अरे क्या। अचानक आयशा एक शॉप की ओर पॉइंट करते हुए कहती है, ये रहा। ये देख मिया तुरंत ही अपना पर्स चेक करते हुए मन ही मन कहती है, अरे नहीं, अगर मैं इतनी फैंसी स्वीट्स के शॉप में जाऊंगी तो एक ही बार में दिवालिया हो जाऊंगी। हालांकि राखा ने मुझे बहुत सारे पैसे दिए थे, लेकिन फिर भी। वैसे डेल्किन, क्या तुम कुछ नहीं चाहते। डेल्किन कहता है, क्या आपके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। ये सुन मिया तो घबरा जाती है कि अरे नहीं, अब क्या बोलूं। इतने में आयशा भी बोल पड़ती है कि क्या तुम्हारे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं? मिया आसपास फटाक से नजरें घुमाते हुए कहती है, अरे मैं बस थोड़ा सा ही लाई हूँ, तो क्या हम इसके बजाय ये कॉटन कैंडी, तुम इसे ट्राई क्यों नहीं करती। आयशा तो गुस्सा हो जाती है कि नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है। इतने में डेल्किन बोल पड़ता है कि मुझे कोई भी चीज पसंद है, अगर वो आप बोल रही हैं तो। मिया तो खुश हो जाती है कि ओ माय, तो फिर मैं तुम्हारे लिए केवल एक ही खरीदूंगी, ठीक है डेल्किन। अब ये देख आयशा जेलस हो जाती है और कहती है, ठीक है, तुम जो भी मेरे लिए खरीदोगी वो मुझे भी पसंद आएगा।
मैं सब कुछ खाऊंगी, भले ही तुम मेरे लिए एक अजीब सी चीज ही क्यों ना खरीदो। मिया तो खुश हो जाती है और कहती है, तो फिर क्या कॉटन कैंडी ठीक रहेगी? आयशा कहती है, क्या इन अजीब से दिखने वाली चीजों को यही कहा जाता है? मिया कहती है, हाँ। आयशा भी खुश हो जाती है कि अच्छा। तभी दुकानदार कॉटन कैंडी बढ़ाते हुए कहता है, ये लो। मिया कहती है, आयशा तुम इनमें से कौन सा खाना चाहोगी? आयशा कहती है, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए और ये भी। डेल्किन कहता है, आयशा शांत हो जाओ। आयशा कहती है, क्या इससे फर्क पड़ता है कि मैं कितनी चुनती हूँ? हाँ, एक मिनट, ये स्मेल, मैं इसे जानती हूँ। डेल्किन कहता है, कैसे स्मेल? आयशा कहती है, असल में ये खुशबू है राखा की। मिया कहती है, आयशा मैं तुम्हारे लिए सब कुछ खरीद लूंगी, लेकिन तुम यही रहो, इधर उधर मत भटकना। डेल्किन भी कहता है, हाँ भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं, तो उनकी बात सुनो। आयशा कहती है, अरे मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? जरूर राखा। इतने में डेल्किन कहता है, बेशक मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, लेकिन पहले हमें ये कॉटन कैंडी खा लेनी चाहिए। आयशा भी मान जाती है कि अच्छा ठीक है। वैसे हमारी आयशा का अंदाजा बिल्कुल सही होता है, क्योंकि राखा पास ही में एक गली में छुपकर खड़ा होता है और मन ही मन कहता है, पिछली बार भी उसने मुझे चौंका दिया था। आखिर उसके पास किस प्रकार की विचित्र शक्ति है? लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि वे सभी एक साथ अच्छा समय बिता रहे हैं और मिया तो जुड़वा बच्चों से भी ज्यादा एक्साइटेड लग रही है। बेहतर यही होगा कि मैं अगली बार उसे और भी ज्यादा पैसे दूं, या फिर एक साथ स्वीट्स की दुकान पर जाना और भी अच्छा रहेगा। राखा ये सब सोचते हुए प्लान कर ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर कहीं जाती है और वो चौंकते हुए कहता है, ये क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई चूहा मिया का पीछा कर रहा है। उसके बाद तो वो कहता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी वुमेन के साथ छेड़छाड़ करने की? वो सचमुच मरना चाहता होगा। इन सब से अनजान इधर भीड़ भाड़ वाले रास्तों पर आयशा खुशी से कहती है, तुम्हें पता है क्या, मुझे ये कॉटन कैंडी उससे भी कहीं ज्यादा पसंद आई जितना कि मैंने सोचा था। डेल्किन भी खुश होता है और मिया को ऑफर करते हुए कहता है, भाभी एक बाइट लेके देखो। आयशा भी अपना कॉटन कैंडी बढ़ाते हुए कहती है, नहीं पहले मेरे में से खाओ। मिया कहती है, ओ तुम दोनों का धन्यवाद, लेकिन अगर मैं ऐसा करूँ तो बुरा मत मानना। असल में उसके माइंड में होता है कि कुछ दिनों पहले तक मैं इस बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंता में थी कि मैं इन जुड़वा बच्चों को कैसे संभालूंगी, लेकिन मुझे लगता है कि अब मैं इनकी आदी हो चुकी हूँ। इसी के साथ मिया उन दोनों से कहती है, फिर तो निपक्षता के लिए मैं तुम दोनों की चीजों को एक साथ ही खाऊंगी। तो इस तरह से दोनों ही बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और मिया कंटिन्यू करते हुए मन ही मन कहती है, ऐसा लग रहा है कि मैं अब और भी अधिक अनुभवी सीटर बन रही हूँ। इन्हीं के आसपास हम देखते हैं राखा को, जिसको कि उसका गार्ड कहता है, आपने मुझे गुप्त रूप से उनकी रक्षा करने का ऑर्डर दिया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आप खुद उनको फॉलो कर रहे हैं। राखा कहता है, हाँ ऐसा ही लगता है। उसके बाद तो वो गार्ड मन ही मन कहता है, शायद ड्यूक और उस लड़की के बारे में जो अफवाह फैली है वो सच है। वैसे ड्यूक, अगर आप भी साथ आ रहे थे तो मुझे नहीं लगता कि मेरी यहाँ कोई जरूरत थी। राखा कहता है, तुम बहुत बातूनी हो, क्या ये भी तुम्हारे काम का हिस्सा है? अब डांट खाकर तो वो गार्ड रोने लगता है कि माफ कर दीजिए। वैसे आमतौर पर तो आपको मेरी ये चुटकुले पसंद आते थे, लेकिन लगता है कि आज आप बहुत सीरियस हैं। वैसे भी ड्यूक, मुझे लगता है कि वो संदिग्ध आदमी एक पॉकेट मार होगा, तो क्या मुझे उसके पास जाकर चुपचाप उससे निपटना चाहिए? तभी उनका ध्यान एक लाल बालों वाली लड़की पर जाता है, जिसे देख राखा कहता है, रुको, वो पीछा करने वाली लड़की, क्या तुम उसे जानते हो कि वो लड़की कौन है? गार्ड कहता है, लड़की? राखा कंटिन्यू करता है कि हाँ, मैं वहाँ पर मौजूद लाल बालों वाली लड़की के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या वो बैरन एड्रियन की बेटी नहीं है? गार्ड कहता है, क्या आप लेडी रीना के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, ये तो वही है जिसकी जांच आपने मुझे कुछ महीने पहले करने के लिए कहा था। वो लड़की जो लोगों को सुला सकती है। राखा मन ही मन कहता है, आखिर वो छिपकर इनका पीछा क्यों कर रही है? जब मैंने अपने असिस्टेंट से वो रिपोर्ट सुनी तो मुझे लगा कि एम्परर ने मिया का रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया है, जो कि कोई और नहीं बल्कि रीना एड्रियन है। लेकिन क्या होगा अगर वो लेडी रीना का यूज करके मिया को पाने की प्लानिंग कर रहा हो? इधर ये तीनों ही अपनी मस्ती में होते हैं और आयशा कहती है, तो चलो मेन शेफ को हमारे लिए ये बनाने को कहते हैं। डेल्किन कहता है, मुझे हैरानी है कि अगर हम उन्हें कहेंगे कि हमारे लिए कॉटन कैंडी बनाओ तो शायद वो नहीं समझेंगे। और ठीक
तभी वो पॉकेट मार यानी कि जेब कतरा हमारी मियाँ से टकरा कर आगे जाने लगता है। मियाँ को भी गुस्सा आ जाता है और वो मन ही मन कहती है, क्या वो अभी मुझसे टकराया और सीधा चला गया? हाँ, भगवान करे कि उसे एक पत्थर से ठोकर लगे और वो मुंह के बल गिर जाए। तभी मियाँ को उसकी चीख सुनाई पड़ती है, जिससे मियाँ मन ही मन कहती है, क्या मेरे अंदर कोसने की भी कोई शक्ति है? नहीं नहीं, मुझे डाउट है, ये कैसे हो सकता है? ये महज एक संयोग होगा। वेल गाइस, वो जेब कतरा सच में गिर चुका होता है। तभी कोई कहता है, क्या तुम मरना चाहते हो? ये सुन मियाँ मन ही मन कहती है, ये आवाज, क्या राखा यहाँ पर? नहीं, वो यहाँ पर नहीं है। ये तो बहुत अजीब है, मैंने उसकी आवाज साफ साफ सुनी थी, या फिर मुझे लगता है कि मैंने कुछ और सुन लिया। ऐसा सोचते हुए मियाँ उस जेब कतरे की ओर बढ़ती है कि ओ माय, मुझे लगता है कि इसे कुछ ज्यादा ही लग गई है, मुझे इसके लिए बुरा लग रहा है। इतने में मियाँ के सामने आकर रीना खड़ी हो जाती है और सीधा उस जेब कतरे पर टूट पड़ती है कि तुम बेवकूफ, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। बेचारा जेब कतरा भी बोल रहा होता है कि मुझे जाने दो, लेकिन रीना कंटिन्यू करते हुए कहती है, तुम्हें पता है क्या, मैं तुम्हें पकड़ने के लिए पिछले कई दिनों से इस सड़क पर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जेब काटने की? वो जेब कतरा चिल्लाते हुए कहता है, ये तुम्हारी गलती है कि तुम इतनी लापरवाह हो, मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया। रीना और भी भड़क जाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, अपना मुंह बंद रखो जब तक कि मैं तुम्हें बोलने की इजाजत ना दूं। ये सब देखते हुए हमारी मियाँ सोच रही होती है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। रीना गुस्से से कहती है, एक तो तुमने मेरी जेब काटी और पकड़े भी गए, ऊपर से अब बेकार की दलीलें दे रहे हो, तो अब चुप रहो। इसी के साथ वो देती है एक घूसा। बेचारा जेब कतरा, आई थिंक वो बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पर ढेर सारे लोग भी जमा हो जाते हैं जो कि रीना की तारीफ करते हैं कि वाह, तुम तो कमाल की हो मिस, तुमने अकेले ही इस बड़े आदमी को मार गिराया। रीना तो खुश हो जाती है कि अरे नहीं नहीं, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने तो बस वही किया जो सही था। रीना को देखते हुए मियाँ मन ही मन कहती है, अरे वाह, ये तो कितनी सुंदर है। तभी उनमें से कोई पूछता है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है मिस? रीना एड्रियन उन्हें बताती है कि मेरा नाम रीना है। ये सुन हमारी मियाँ चौंक जाती है कि क्या रीना? अच्छाई, जरा सोचो, वो बिल्कुल वैसी ही दिखती है जैसा कि फीमेल प्रोटैगनिस्ट के बारे में बताया गया था। अच्छाई और सुंदरता तो कूट कूट के इसमें भरी गई है। हालांकि ये सीन नॉवेल में नहीं था। बेशक नॉवेल की स्टोरी अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है। हमारी मियाँ ये सब सोच ही रही होती है कि तभी आयशा कहती है, टेल्किन, क्या तुम उससे जाकर पूछना नहीं चाहते कि उसने एक ही झटके में कैसे हराया? टेल्किन कहता है, हाँ चलो साथ चलते हैं और उससे पूछते हैं। ये सुनते ही मियाँ चिल्ला पड़ती है कि रुक जाओ। असल में मियाँ के माइंड में होता है कि मुझे इन्हें रीना से मिलने से रोकने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि नॉवेल में रीना के साथ उलझने के बाद ही इन दोनों का अंत भयानक हुआ। उसके बाद तो मियाँ कहती है, क्यों ना हम कहीं और चले, क्या तुम लोग कठपुतली का शो नहीं देखना चाहते? आयशा कहती है, ये बढ़िया है, लेकिन ये लड़की बहुत ताकतवर होगी। टेल्किन कहता है, क्या आप ये नहीं जानना चाहती कि इस जेब कतरे का क्या होगा? मियाँ कहती है, ओ भगवान, मैं तो पूरी तरह से भूल गई थी कि कठपुतली के शो में जाने के लिए हमें पहले लाइन में लग के इंतजार करना होगा। तो चलो जल्दी, हमें जाना होगा। लेकिन आयशा कहती है, अरे वाह, देखो वो ताकतवर लड़की हमारी तरफ ही आ रही है। हमारी मियाँ कहने का ट्राई करती है कि देखो बच्चों, हमें पहले। इतने में उसके पीछे रीना आ जाती है और कहती है, एक्सक्यूज मी। हमारी मियाँ तो घबरा जाती है, लेकिन रीना हंसते हुए कहती है, मैं इन प्यारी जुड़वा बच्चों की माँ से बात करने का मौका नहीं गवा सकती। मियाँ तो चौंक जाती है कि क्या जुड़वा बच्चों की माँ, और वो भी मैं? रीना कहती है, हाँ, क्या आप नहीं हैं? दोनों बच्चों को निहारते हुए रीना कहती है, वे एक जैसे दिखते हैं, लेकिन क्या आप इनकी माँ नहीं हैं? ये सुन हमारी मियाँ मन ही मन कहती है, किसने सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब कोई मुझे इस तरह से बुलाएगा। ये दोनों तो अलग ही गुस्सा करने लगते हैं कि क्या हम एक जैसे दिखते हैं? नहीं, मुझे इससे आपत्ति है। आयशा भी भड़क जाती है कि अरे, मुझे तुमसे ज्यादा आपत्ति है, समझे? हमारी मियाँ तो परेशान हो जाती है कि अरे नहीं, क्या होगा अगर बच्चे इतनी सी बात के लिए रीना से नफरत करने लगे? उसके बाद तो मियाँ बात खत्म करते हुए कहती है, तो फिर चलो, अब हम यहाँ से चलेंगे। इतने में रीना रोकते हुए कहती है, वेट, मैं तुम्हें इसे वापस करना चाहती थी। तभी अचानक रीना के हाथ को कोई झटक देता है, जिससे कि उस पर्स में के सारे सिक्के जमीन पर बिखर जाते हैं। असल में ऐसा करने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि हमारा राखा होता है। साथ ही राखा अपने दांत पीसते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की कोशिश करने की? राखा को देख हमारी मियाँ सोच रही होती है कि ये यहाँ
कहाँ से आ गया। रीना भी गुस्से में आ चुकी होती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ को इस तरह से झटकने की। राखा रीना को घूरते हुए कहता है तुम मिया को सुलाने की कोशिश कर रही थी ताकि तुम उसे यहाँ से ले जा सको। रीना चौंक जाती है कि मैं इन जुड़वा बच्चों की माँ को क्यों ले जाऊंगी। राखा तुरंत ही मिया की ओर देखते हुए कहता है क्या जुड़वा बच्चों की माँ। रीना सिक्कों को इकट्ठा करते हुए कहती है तुम हो कौन, क्या तुम इसके पति हो या फिर कुछ और। मैं तो बस उसे उसका पर्स वापस देने की कोशिश कर रही थी। तो ये लो, ये तुम्हारा ही पर्स है ना। मिया कहती है ओ हाँ तुम्हारा धन्यवाद। उसके बाद तो मिया राखा को अपने साथ ले जाने का ट्राई करते हुए मन ही मन कहती है अब जबकि ये सब खत्म हो गया है तो हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो चलो, लेकिन हमारा राखा तो हिलता ही नहीं है। मिया तो कंफ्यूज हो जाती है कि इसको क्या हो गया। असल में हमारा राखा पति वाली बात सुनकर ही अपनी जगह पर स्टक हो गया होता है। वहाँ से जा रही रीना भी अचानक पीछे घूमते हुए कहती है वेट, अभी मुझे कुछ रियलाइज हुआ। उसके बाद तो वो वापस सीधा राखा के सामने आ जाती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे पास लोगों को सुला देने वाली शक्ति है। हमारा राखा तो अब भी मिया के पति वाली बात को लेकर अपनी अलग ही दुनिया में होता है और उसके सवाल का कुछ भी जवाब नहीं देता। मिया भी मन ही मन कहती है हाँ ये सही है, मैं भी घबराई हुई थी इसलिए मैंने राखा की बात पर ध्यान नहीं दिया। रीना तो और भी ज्यादा भड़क जाती है और चिल्लाते हुए कहती है अरे मैंने तुमसे कुछ पूछा है, तुम्हें कैसे पता चला। दोनों बच्चे भी हैरान होते हैं कि इतने में मिया राखा के आगे आते हुए कहती है अरे मेरे पति आसानी से डर जाते हैं, अगर कोई उन पर चिल्लाता है तो वो इसी तरह से ठहर जाते हैं। हमें फिर से मिलने का मौका मिला तो हम जरूर बातें करेंगे। तो चलो बच्चों, और इस बात का ध्यान रखो कि तुम्हारे पापा पीछे न रह जाएं। उस जगह से दूर चले जाने के बाद मिया कहती है योर हाइनेस, मैंने आपको अपना पति बताया, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। उस टाइम पर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। राखा कहता है क्या तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं था। मिया कहती है हाँ मुझे माफ कर दीजिए, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने ये कहा कि हम दोनों शादीशुदा जोड़े हैं। इसी के साथ राखा धीरे धीरे होश में आने लगता है। मिया तो अब भी कंटिन्यू कर रही होती है कि अगर मैं आपकी जगह पर होती तो मुझे भी इससे नफरत होती। ये सुन राखा मन ही मन कहता है धत तेरी की, मुझे तो ये सुनकर खुशी हुई थी। उसके बाद तो राखा कहता है क्या होगा अगर मैं इससे नफरत ना करूं, अगर मुझे इसका बुरा ना लगा हो। मिया ब्लश करते हुए कहती है माफ करें, आप क्या बोलना। इतने में आयशा पीछे से चिल्लाते हुए कहती है मीरा मुझे बहुत भूख लगी है। ये सुन मिया मन ही मन कहती है अरे नहीं, अभी तो दोपहर के खाने का समय हो गया है और यहाँ आने के बाद से मैंने बच्चों को केवल कॉटन कैंडी ही खिलाई है। टेल्किन भी कहने लगता है कि हाँ मुझे भी भूख लगी है। आयशा तो चिल्लाने ही लगती है कि मुझे मीट खाना है, मुझे मीट चाहिए। मिया अपना पर्स चेक करते हुए मन ही मन कहती है अरे नहीं, मेरे पास तो मीट खरीदने जितने पर्याप्त पैसे ही नहीं हैं। तो अब मैं क्या करूँ। ये नोटिस करते हुए राखा अच्छे से बैठ के आयशा से पूछता है आयशा क्या तुम सच में मीट खाना चाहती हो। आयशा कहती है हाँ मैं ये चाहती हूँ कि मीरा मेरे लिए मीट खरीदे, ना कि तुम्हारे लिए। टेल्किन कहता है अरे उनके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, उन्होंने पहले भी तो कहा था। आयशा कहती है तो फिर क्या। मीरा क्या तुम गरीब हो। हमारी मियाँ को तो रोना ही आ जाता है कि हाँ ये सही है, मैं गरीब हूँ। टेल्किन कहता है कोई बात नहीं भाभी, मैं अब भी आपको पसंद करता हूँ, भले ही आप गरीब हो। आयशा भी कहती है हाँ ये सही है, अगर आप गरीब हैं तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास राखा है। तो चलो हम भूख से मर रहे हैं, कहीं चल के कुछ खाते हैं। नेक्स्ट सीन में ये चारों ही बड़ी ही लग्जरियस जगह पर आके खड़े हो जाते हैं और मिया उस जगह को देखते हुए मन ही मन कहती है अरे वाह क्या जगह है, क्या यहाँ पर केवल नोबल लोग ही खाते हैं। तभी राखा कहता है क्या हुआ, कुछ गलत है क्या ये तुम्हें पसंद नहीं आया। मिया कहती है अरे नहीं नहीं। इसी के साथ वो पीछे घूमकर देखती है, पीछे ढेर सारे नोबल लोग होते हैं जो कि घूर घूर के इन्हीं लोग को देख रहे होते हैं। मिया मन ही मन कहती है कि ये नोबल लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे कि मैं यहाँ की हुई ही नहीं, और मुझे यकीन है ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे कपड़े ही अजीब लग रहे हैं। यानी हम तीनों तो नॉर्मल लोगों के कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन ये राखा ब्लैक लबादे में है। तभी डेल्किन कहता है क्या हुआ, क्या आप कहीं और जाना चाहती हैं। मिया कहती है अरे नहीं, चलो अंदर चलते हैं डेल्किन। डेल्किन कहता है अगर आप चाहती हैं तो हम कहीं और भी जा सकते हैं। मिया दरवाजा खोलने के लिए हैंडल पकड़ते हुए कहती है अरे नहीं ये ठीक है, चलो अंदर ही चल के खाते हैं,
मुझे यकीन है कि एक बार हम अंदर चले गए तो राखा सब कुछ संभाल लेगा। ऐसा कहते हुए मिया अंदर घुसने लगती है। तभी राखा कहता है, मिया सावधान रहो। असल में हमारी मिया का ध्यान सामने न होने की वजह से उसकी टक्कर हो जाती है। बेचारी मिया अपने फेस को पकड़ लेती है कि ओ नहीं, ये तो बहुत दुख रहा है। लगता है मैं किसी ऐसे इंसान से टकरा गई हूँ जो कि बाहर जा रहा था। उसके बाद तो मिया सर उठाकर ऊपर देखती है और कहती है, मुझे माफ करें। गेस व्हाट गाइस, उसके सामने वाला बंदा जिससे मिया टकराई है वो कोई और नहीं बल्कि एम्परर किनेस है। मिया उसे देखकर चौंक जाती है और एम्परर किनेस भी कहता है, मिया। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है अभी 1 घंटे पहले। पैलेस में एम्परर किनेस घड़ी की टिक टिक सुनते हुए कहते हैं, हाँ, मुझे नहीं लगता कि वो आएगी। तुमने कहा कि एड्रियन की बेटी ही वो लड़की है जो लोगों को सोने के लिए मजबूर कर सकती है। विएगो कहता है, हाँ, यही तो उसने बार बार कहा, चाहे मैंने उससे कितनी बार ही पूछा हो। एम्परर किनेस कहता है, नामुमकिन, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ड्यूक राखा किसी लड़की के साथ समय बिताए जब तक कि वो एक संत भी ना हो। विएगो कहता है, मैंने उस लड़की को एक नोट देने के लिए कहा है जो लोगों को सुलाने में मदद कर सकती है। अगर कोई अन्य कारण ना हो तो इस तरह से हम पता लगाने में सक्षम होंगे। अगर वो लड़की जो लोगों को सोने में मजबूर कर सकती है वो रीना एड्रियन है या कोई संत। उसके बाद तो एम्परर किनेस इस लग्जरियस रेस्टोरेंट में आकर इंतजार करने लगता है। उसके माइंड में चल रहा होता है कि मुझे यहाँ आए 1 घंटे से भी ज्यादा समय हो चुका है। मैं यहाँ पर कब से इंतजार कर रहा हूँ। क्या वो नोट उस लड़की को नहीं मिला? मेरे लिए ये जानने का अच्छा मौका था कि वो लड़की है कौन जो लोगों को सुला सकती है। मैंने उसे अच्छे से नोट भिजवाया था कि मैं बस उससे कुछ देर बात करना चाहता हूँ और मैंने भगवान की कसम भी खाई थी कि मैं उसके बाद चुपचाप चला जाऊंगा। तभी विएगो आते हुए कहता है, योर हाइनेस, आपकी मीटिंग है इसीलिए आपके पास ज्यादा समय नहीं है। एम्परर किनेस कहता है, ठीक है, तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो इसी के साथ किनेस रेस्टोरेंट से बाहर निकलने लगता है और ठीक उसी समय वो हमारी मिया से टकरा जाता है। तो अब उसके आगे से मिया कहती है, मुझे माफ करिए। किनेस सोच रहा होता है कि यहाँ बहुत ताजा एनर्जी महसूस हो रही है। उसके बाद तो वो अपनी कैरेज के पास आ जाता है और इसी सोच में गुम होता है। तभी विएगो पीछे से आवाज देते हुए कहता है, योर हाइनेस, आप वहाँ पर क्यों खड़े हैं? किनेस कहता है, मैं उससे मिल चुका हूँ। विएगो कहता है, माफ करिए, क्या कहा आपने? किनेस कहता है, उसने तुम्हारा दिया नोट देख लिया और वो मुझसे मिलने आई। तुम सही थे विएगो, वो ड्यूक एंटिया के साथ ही थी। विएगो कहता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि उस दिन मैंने जिस नीली आंखों वाली लड़की को देखा वो प्रीस्ट थी? किनेस कहता है, हाँ बिल्कुल। अब मुझे बस ये पता लगाना होगा कि कैसे वो दोनों साथ कैसे हैं, उन दोनों के बीच क्या चल रहा है। अभी के लिए चलो पैलेस वापस चलते हैं। इसी के साथ किनेस वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी उसके बाजू से रीना एड्रियन गुजरती है। ऐसा होते ही किनेस की बॉडी रिएक्ट करती है जिससे वो पलटकर तुरंत पीछे देखता है। लेकिन तब तक हमारी रीना एड्रियन उस रेस्टोरेंट के अंदर घुस चुकी होती है। यानी कि एम्परर किनेस उस लड़की से नहीं मिल पाता जिससे मिलने के लिए वो यहाँ आया था और ना ही वो उस लड़की को देख पाता है। लेकिन वो ये सोचने लगता है कि अभी वो खुशबू क्या थी जो मुझे आई। इधर हम देखते हैं एक दुकानदार कहता है, तो अब मैं इन कपों को इधर उधर घुमाने जा रहा हूँ, इसीलिए ध्यान से देखो। आयशा और डेल्किन ध्यान से घूरते हुए कहते हैं, हाँ ठीक है, हम सही से बता देंगे कि किसके नीचे तुमने रखा है। वेल, इसी तरह से वो लोग तो गेम खेल रहे होते हैं और वहीं पर पीछे राखा और मिया दोनों साथ में खड़े होते हैं। बच्चे नहीं बता पाते कि किस कप के नीचे कॉइन है, इसीलिए वो फिर से करो करके खेल रहे होते हैं। लेकिन हमारी मिया सोच रही होती है कि राखा को क्या हो गया, वो कब से नीचे ही क्यों देख रहा है। उसके बाद तो वो कहती है, क्या अब हमें बच्चों को रोक नहीं देना चाहिए? राखा कहता है, उन्हें वैसे ही रहने दो, इस तरह से वो अपनी लाइफ के बारे में कुछ सीखेंगे। मिया कहती है, ओ अच्छा, लेकिन उसके माइंड में होता है कि हैं, कौन जानता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब किसी को मैं ये कहते हुए सुनूंगी कि अपने लाइफ के बारे में एक घोटाले के माध्यम से सीखते हैं। क्या बकवास है, ये तो बस घोटालागिरी है। अचानक दोनों बच्चे चिल्लाते हुए कहते हैं, असंभव। आयशा कहती है, फिर से करो, मैं तब तक कोशिश करती रहूंगी जब तक कि मैं सही न हो जाऊं। डेल्किन भी कहता है, हाँ ये सही है, इसे फिर से करो। असल में वो दोनों ही अब तक बहुत सारे कॉइन्स हार चुके होते हैं। ये सब देखते हुए मिया कहती है, क्या हमें अब भी इन बच्चों को रोकना नहीं चाहिए? योर हाइनेस,
इसके बाद तो राखा का ध्यान टूटता है और वो कहता है, हाँ क्या बोला तुमने? माफ करना, मैंने सही से सुना नहीं। मिया कहती है, क्या आपको कोई बात परेशान कर रही है? राखा टालते हुए कहता है, नहीं तो। मिया कहती है, अरे झूठ मत बोलो। राखा कहता है, ओ मुझे लगता है कि अब हमें इन्हें रोक देना चाहिए। मिया कहती है, मैंने तो सोचा कि आप चाहते हैं कि बच्चे इससे कुछ सीखें। ये सुनकर भी राखा कुछ भी नहीं कहता, जिसके कारण मिया कहती है, क्या ये सब उस आदमी की वजह से है जो मुझसे उस रेस्टोरेंट के बाहर टकराया था? राखा कहता है कि तुम आमतौर पर तो हमेशा ही गलत अनुमान लगाती हो, लेकिन इस बार तुम सही हो, समझदार हो गई हो। मिया कहती है, क्या तुम उसे जानते हो? जहाँ तक कि मुझे याद है, मुझे उसका चेहरा नहीं दिखा, क्योंकि उसने वो हुडी जो पहनी थी। तब तो ये तुम्हारे लिए भी देखना काफी कठिन रहा होगा कि वो कौन है, क्योंकि तुम मेरे पीछे जो थे। राखा कहता है, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब तुमने मुझसे कहा था टेम्पल से छुपाने के लिए, है ना? मिया तो चौंक जाती है कि क्या वो आदमी टेम्पल से कोई था? राखा कंटिन्यू करते हुए कहता है, ऐसी स्थिति में जिस इंसान से तुम्हें सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है वो वही आदमी था। मिया कहती है, वो था कौन? मिया के करीब आते हुए राखा कहता है, एम्परर। मिया तो घबरा जाती है कि क्या वो आदमी एम्परर किनेस था? क्या तुम इसके लिए श्योर हो? राखा कहता है, हाँ मुझे पूरा यकीन है। मिया कहती है, क्या तुमने उसका चेहरा देखा था? राखा कहता है, नहीं। मिया कहती है, तो फिर तुम इतने श्योर कैसे हो? राखा कहता है, क्या किसी का चेहरा देखकर ही पता चलता है कि वो है कौन? मिया मन ही मन कहती है, हाँ आमतौर पर तो ऐसा ही होता है ना। राखा कहता है, मैं जानता हूँ कि ये तुम हो, बस एक टच में ही मैं जान जाता हूँ कि ये तुम हो मिया। मिया तो शर्मा जाती है कि खैर ये तो एक स्पेशल केस है। राखा कहता है, क्या होगा अगर मैं ये बताऊं कि जब भी तुम मेरे साथ होती हो तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता है, तुम्हें टच किए बिना भी ये तेजी से धड़कने लगता है। मिया तो और भी ज्यादा ब्लश करने लगती है कि शायद ये सब मेरी शक्तियों के कारण है। राखा कहता है, नहीं ये कुछ और है। जब मैं तुम्हें टच करता हूँ तो मुझे बहुत सहजता महसूस होती है, लेकिन ये भी सच है कि इस तरह से तुम्हारे हाथ को पकड़ना मेरे लिए सिर्फ सहने योग्य ही होता था। लेकिन अभी मिया मन ही मन कहती है, क्या ये सब होली आइटम के कारण है? तभी राखा का ध्यान मिया के हाथ पर चला जाता है और वो कहता है, मुझे लगता है कि मैंने पहले कभी तुम्हें इस रिंग को पहनते नहीं देखा। मुझे यकीन है कि कल तक तुमने ये नहीं पहना था। मिया अपने हाथ को छुपाकर बात बदलते हुए कहती है, इसका मतलब ये है कि एम्परर भी इससे महसूस कर सकता है ना? मिया मन ही मन कहती है, एम्परर किनेस, उससे तो मुझे बहुत ज्यादा घृणा महसूस होती है। डिवाइन शक्तियाँ और ब्लैक मैजिक दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं। ये सही है, तब तो एम्परर किनेस ने भी मेरी उपस्थिति को महसूस कर लिया होगा। नहीं, अगर इसी तरह से चलता रहा तो मुझे वापस टेम्पल में घसीट लिया जाएगा। चीजें अगर नॉवल के हिसाब से चलती रही तो मेरा अंत बहुत बुरा होगा। न केवल मेरा अंत बल्कि इन जुड़वा बच्चे और राखा का भी। राखा अब मेरे साथ है। यही एक ऐसा इंसान है जो द फ्लावर ऑफ शाकिर के एम्परर किनेस के सामने खड़े होने के सक्षम है। तो पहले ये फैक्ट कि राखा एक विलन है मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कराता था, लेकिन अब वो एक विलन नहीं है, हम दोनों एक साथ हैं। उसके बाद तो मिया कहती है, राखा क्या तुम्हें याद है तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे छिपाओगे और चाहे कुछ भी हो जाए तुम मुझे टेम्पल वापस भेजे जाने से बचाओगे। राखा कहता है, हाँ बिल्कुल मुझे याद है, मैं तुम्हें किसी भी हालत में उस आदमी के पास वापस नहीं भेजूंगा। तो घबराओ मत, तुम पहले से ही ऐसी इंसान बन चुकी हो जिसके बिना मैं रह नहीं सकता। तो इसी ब्यूटीफुल से सीन के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। वेल गाइस, अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं हमारे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स के पावर्स यानी शक्तियों के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते ही हो, हमारा राखा ब्लैक मैजिक यानी कि काला जादू यूज करता है, इसीलिए हमें उसका ऑरा और सेंट पर्पल कलर में दिखाया जाता है। इसी के उलट एम्परर किनेस के पास है डिवाइन पावर्स यानी कि दैविक शक्तियाँ। अब एक इंसान दैविक शक्तियों का यूज करेगा तो साइड इफेक्ट तो होगा ही, इसीलिए उसे जरूरत है गॉड की बेटी कहलाने वाली हमारी मिया की। एम्परर किनेस का ऑरा
ग्रीन स्काई ब्लू मिक्सचर में दिखाया जाता है और हमारी मिया का प्योर गोल्डन कलर यानी कि सुनहरे रंग का। वैसे तो मिया की शक्तियाँ बहुत ही रहस्यमय है, लेकिन उसकी खास बात यह है कि वो किसी के भी दिमाग को शांत कर सकती है, यानी कि उस पल के लिए दिमाग में आने वाले अच्छे बुरे हर एक ख्याल को खत्म कर सकती है। इसीलिए तो राखा को मिया की सबसे ज्यादा जरूरत है। और रही बात रीना एड्रियन की, तो वो सिर्फ टच करके किसी को भी सुला सकती है। तो अब रीना एड्रियन और एम्परर किनेस की भी एंट्री हो चुकी है और जल्द ही द फ्लावर ऑफ शाकिर की स्टोरी भी स्टार्ट होगी। अब देखना ये है कि क्या मिया सच में अपने फेथ को बदल पाती है, क्या वो जुड़वा बच्चों और राखा को बचा पाती है, ये सब हम जानेंगे जल्द ही। आप लोगों को आज का ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे भी 1-2 हफ्ते बेहोश रहने के बाद मैं अचानक होश में आके वीडियो डाल के ये बता देती हूँ कि जिंदा हूँ, तो प्यारे प्यारे कमेंट्स कर दिया करो।